हेलो दोस्तों, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी बात कर रहे हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी की इस सीरीज़ में आज हम लोग जो बात करेंगे, हम लोग देखेंगे, वो देख रहे हैं जलवायु। जलवायु का वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे। उसमें टॉप 20 क्वेश्चन जो देखेंगे वो क्या है, MCQ क्वेश्चन रहेंगे। टॉप 20 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें रहेगा आपका MCQ क्वेश्चन रहेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे। इसके साथ में हम लोग इसके विश्लेषण करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन के हम लोग साथ देखेंगे। ओके, तो देर ना करते हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग जो कवर कर रहे हैं, क्या देखेंगे, जलवायु देखेंगे। ओके, जलवायु देखेंगे। इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज में हम लोग देख रहे हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख रहे हैं, विश्लेषण के साथ देखेंगे। ओके, तो देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो देर नहीं करेंगे तो स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों, अगर स्टार्ट करने से पहले अगर हमारा चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना, और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और जब बेल आइकन को जब प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन पे ऑल कर लेंगे, ताकि वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, आपसे कोई वीडियो मिस न कर जाए। ओके, तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन मिलता है। ओके, कि आपके लिए कुछ ज़्यादा से ज़्यादा बनाने का। ओके, तो चलिए देर ना करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि मुंबई में, ध्यान दीजिए यहाँ पे, मुंबई में पुणे की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है क्योंकि, पहला ऑप्शन है मुंबई पवनाभिमुखी है, ऑप्शन बी पुणे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, ऑप्शन सी मुंबई एक तटीय शहर है, ऑप्शन डी पुणे में मुंबई की अपेक्षा वनस्पति अधिक है ना। तो समझिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है मुंबई में पुणे के अपेक्षा अधिक वर्षा होती है, मतलब वर्षा अधिक कहाँ होती है, मुंबई में। ओके, तो मुंबई में अधिक वर्षा हो रही है, किसके कंपेयर में, पुणे के कंपेयर में। ओके, तो पुणे में कम वर्षा हो रही है, मुंबई में अधिक हो रही है ना। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आंसर देने की कोशिश करें, है ना। तो चलिए यहाँ देखते हैं क्या है। तो इसका देखिए मेन रीज़न क्या हो सकता है ना। हम लोग 4 ऑप्शन देखें, है ना। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। ओके, कि इसमें क्या रीज़न है। ओके, तो अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें, हम देखेंगे, है ना, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहले आंसर समझिए यहाँ पे। इसका करेक्ट आपका आंसर जो होगा क्या होगा, क्योंकि मुंबई जो है वो क्या है, पवनाभिमुखी है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, है ना। अब समझिए कि आंसर ए कैसे हुआ, यहाँ समझिए, है ना। देखिए दोस्तों, पुणे तथा नागपुर, पुणे और नागपुर जो है वो क्या है, पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग में स्थित है ना। अब बात करते हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, है ना। तो यहाँ पे ए रहा आपका इंडिया का मैप। ओके, एक मिनट फिर सुनाते हैं, यहाँ देख पाएंगे। तो ए रहा आपका इंडिया का मैप। ओके, तो ए आपका इधर पूर्वी घाट हुआ, पूर्वी घाट, इधर आपका पश्चिमी घाट। ओके, तो देखिए आपका जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र मुंबई है, आपको ईस्ट मिलेगा, कहाँ मिलेगा आपको, पश्चिमी घाट मिलेगा, है ना। तो पश्चिमी घाट की बात करें तो पुणे और नागपुर, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पुणे और नागपुर है कहाँ है, पश्चिमी घाट के स्थित पूर्वी भाग में है। कहाँ पे, पूर्वी भाग में है। तो क्या की भाग में है, तो क्या पवनाभिमुखी ढाल, यहाँ पे क्या है, कैसा, पवनाभिमुखी ढाल है, पर क्या होता है, वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है। बात करते हैं वृष्टि छाया प्रदेश, है ना। यहाँ देखेंगे हम लोग वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं, यहाँ समझिएगा। देखिए क्या होता है कि इस क्षेत्र में क्या होता है कि ऊंचे नीचे क्या होता है, ऊंची ऊंची क्या होती है, पर्वत चोटियाँ होती है ना। तो ऊंची ऊंची पर्वत चोटियाँ के कारण मानसूनी हवाएं जो चलती हैं, है ना, ऊंची ऊंची जो पर्वत चोटियों के कारण मानसूनी हवाएं जो ऊपर चलती हैं, क्या होता है कि इन क्षेत्रों में पहुंच नहीं पाती है ना। जिस कारण से क्या होती है, वहाँ पे वर्षा कम होती है ना। यहाँ पे इस क्षेत्र में बात करें, है ना, तो ऊंची ऊंची जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, तो क्या होता है कि उसके कारण से मानसूनी जो हवाएं होती है उस क्षेत्र में पहुँच नहीं पाती है, जिस कारण से उस क्षेत्र में क्या होती है, वर्षा क्या होती है, कम होती है। ओके, अब देखिए क्या होता है यहाँ पे। अब मुंबई जो है
मुंबई जो स्थित है कहाँ पे है, पवना भूमुखी ढाल पे स्थित है। किस पे स्थित है, ढाल पे स्थित है। बात करते हैं किसका, मुंबई बात करते हैं, है ना। तो मुंबई क्या है, ढाल पे स्थित है ना। और अभी बात किया था हम लोग पुणे और नागपुर। तो पुणे और जो नागपुर है कहाँ पे है, वृष्टि छाया प्रदेश में है। कहाँ है, वृष्टि छाया प्रदेश। अब वृष्टि छाया प्रदेश शायद आप समझ गए होंगे। वृष्टि छाया प्रदेश कहने का मतलब क्या था कि ऊंची ऊंची पर्वत चोटियों के कारण मानसूनी हवाएं क्या होता है उस क्षेत्र में नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण से वहाँ पे वर्षा कम होती है। वो आपका हो गया वृष्टि छाया प्रदेश। और आपका मुंबई जो है कहाँ पे, पवनाभिमुखी ढाल पे स्थित है। कहाँ पे, और यह क्या है, तटीय प्रदेश में है ना। इसलिए क्या होता है, मुंबई में पुणे के अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। मुंबई में क्या होती है, पुणे की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। देखिए अगर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है कि मुंबई एक तटीय शहर है, ठीक है। आप जरूर से टिक कीजिएगा, ठीक है, कि तटीय प्रदेश है ना। लेकिन आपका ये आंसर सही नहीं होगा, है ना। इससे ज़्यादा कहीं पे करेक्ट आपका आंसर क्या होगा, मुंबई पवनाभिमुखी है। ओके, तो इसका आंसर सी ना हो के आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन बात करते हैं 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि भारत के जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है। पहला ऑप्शन है मानसून, दूसरा ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम धारा, भूमध्य रेखा, हिंद महासागर का अस्तित्व। ओके, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे समझिए, आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आंसर देने की कोशिश करें, है ना। तो पूछ रहा है कि भारत की जलवायु निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए आप हिंद महासागर में, आप इंडिया के नीचे देखेंगे हिंद महासागर, तो हिंद महासागर तो है ना। मानसून, गल्फ स्ट्रीम, भूमध्य सागर, है ना, भूमध्य रेखा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पूछ रहा है नहीं पड़ता है, पढ़ने की बात नहीं बोल रहा है नहीं पड़ता है। एग्ज़ाम हॉल में अक्सर गलत यहाँ पे करते हैं लोग, है ना। तो पहले यहाँ पकड़िए कि क्या बोल रहा है, नहीं पड़ता है। ओके, तो नहीं पढ़ने बात हो रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसका नहीं पड़ता है, तो किसका नहीं पड़ेगा यहाँ पे, तो पड़ेगा गल्फ स्ट्रीम धारा। गल्फ स्ट्रीम जो धारा है इसका नहीं पड़ेगा। ओके, जो गल्फ स्ट्रीम धारा है ये नहीं पड़ेगा, इसलिए इसका आंसर बी होगा। अब यहाँ समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों नहीं होगा, है ना। देखिए भारतीय जो प्रायद्वीप है, भारतीय प्रायद्वीप जो स्थित कहाँ है, यहाँ देखेंगे आप, भारतीय प्रायद्वीप की बात करते हैं हम, है ना। यहाँ देखिए ये आपका हुआ भारतीय प्रायद्वीप। ओके, तो आपका यहाँ पे, आपका इधर देखिए, आपका इधर बंगाल खाड़ी हो गई, बंगाल खाड़ी इधर हो गया, है ना। इधर आपका अरब सागर हो गया और इधर आपका हिंद महासागर हो गया नीचे। ओके, नीचे यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं नीचे का, तो इधर नीचे हिंद महासागर, बंगाल खाड़ी, अरब सागर, तीनों और हो गया, है ना। तो भारतीय प्रायद्वीप जो है कहाँ पे है, स्थित कहाँ है, हिंद महासागर में स्थित है। ओके, अब क्या देखिए समझिए, मानसून और भूमध्य रेखा का प्रभाव पड़ता है ना, जिस पर मानसून और भूमध्य रेखा का प्रभाव पड़ता है। जबकि बात करते हैं गल्फ स्ट्रीम, है ना, तो गल्फ स्ट्रीम का प्रभाव नहीं पड़ता है ना। गल्फ स्ट्रीम महासागरीय धारा का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जो ये महासागरीय धारा जो है कहाँ पे है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ है ना। अभी जो बात कर रहे थे हम लोग, है ना, गल्फ स्ट्रीम, है ना, तो एक गल्फ स्ट्रीम जो धारा है कहाँ पे है, ये आपका पड़ेगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में, है ना। गल्फ स्ट्रीम धारा जो पड़ेगा आपका कहाँ, उत्तरी अटलांटिक महासागर में पड़ेगा, है ना, अमेरिका महाद्वीप के, है ना। तो अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी तट पे बहती है ना। अमेरिका महाद्वीप जो है, अमेरिका, समझ गए यहाँ पे, अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी तट पे। ओके, तो ये जो आपका गल्फ स्ट्रीम धारा जो है ना, ये कहाँ है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ओके, अटलांटिक महासागर,
और उत्तरी अटलांटिक महासागर कहाँ है? उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पे। ओके, तो ये इस तरह से इसका आंसर होगा क्या? गल्फ स्ट्रीम धारा। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है ना? पहला ऑप्शन मेघालय, कश्मीर में लेह, कोरोमंडल तट, कोंकण तट, है ना। तो देखिए दोस्तों, सबसे कम वर्षा जो होती है 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा कहाँ पे हो रही है ना? तो इसके बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कश्मीर का लेह। कश्मीर का जो लेह है, लद्दाख क्षेत्र लेह हो गया, है ना। यहाँ पे क्या होती है, वर्षा बहुत कम होता है ना। इसके बाद बात करें हम पहले, इसके अलावा बात करें तो पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी गुजरात, है ना, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक पठार, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर, है ना, जहाँ पे क्या है 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ओके, तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है कश्मीर में लेह, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है दक्षिण पश्चिम मानसून कब तक पूरे देश में सक्रिय हो जाता है ना। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है दक्षिण पश्चिम मानसून की बात हो रही है। दक्षिण पश्चिम मानसून कब तक पूरे देश में सक्रिय हो जाती है ना। यहाँ समझिए, पहला ऑप्शन है 5 जून, 15 जून, 1 जुलाई, 15 जुलाई। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, समझिए यहाँ पे कहानी क्या है ना। अगर आप कंसेप्ट सीख जाएंगे तो क्वेश्चन कैसे भी जहाँ से भी क्वेश्चन घुमा के पूछे, है ना, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। इसलिए कंसेप्ट समझिए, रटने की कोशिश ना करें। ओके, पहले कंसेप्ट समझिए, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। ओके, तो पूछ रहे हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून कब तक पूरे देश में सक्रिय हो जाता है, फैल जाता है ना। तो आपके पास 4 ऑप्शन हो गए। क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें, हम तो बताएंगे ही, है ना। तो देखिए क्या होता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून की बात हो रही है, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम जो मानसून है ना, 1 जून तक सबसे पहले जो आता है इंडिया में, कहाँ आता है? केरल। ओके, तो केरल के तट पे दक्षिण पश्चिम मानसून जो आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून की बात हो रही है ना। तो आने वाला जो मानसून है उसे कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, है ना, जो कहाँ? केरल का तट पे आती है, कितना? 1 जून को। ओके, तो 1 जून को ये कहाँ आती है? केरल के तट पे, है ना। और केरल के मालाबार तट से ये मानसून टकराती है। केरल के तट पे मालाबार तट से ये टकराती है ना। टकराने के बाद, है ना, ये क्या होती है, ये जो मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून है, ये 10 से 15 जून तक बात कर रहा है, 10 से 15 जून तक ये कहाँ तक पहुँच जाती है? ये मुंबई और कोलकाता, है ना, मुंबई और कोलकाता तक ये पहुँच जाती है। इस तरह से 15 जुलाई तक यह पूरा भारत में, है ना, संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में पूरा क्या होता है? सक्रिय हो जाता है ना। तो इस तरह से इसका अगर बात करें, आंसर की बात करें, है ना, ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे, तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर होगा, है ना, करेक्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा? 15 जुलाई, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर? 15 जुलाई, है ना। तो 10 से 15 मतलब 15 जुलाई तक पूरा देश में पूरा क्या होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून क्या होता है? सक्रिय हो जाता है ना। अब बात करते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ समझिए, इससे पहले भी, अगर इससे पहले भी बात करें तो यह मानसून जो है दक्षिण पश्चिम मानसून है, सबसे पहले भारत में कहाँ आता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहाँ से इससे पहले पहुँचती है। कहाँ पहुँच जाती है? 1 मई को पहुँच जाती है। 1 मई में पहुँच जाती है। कहाँ पहुँचती है? तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहाँ पे ये मानसून 1 मई को ही पहुँच जाती है, जबकि ये आपका केरल का तट पर कब आती है? 1 जून को आती है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 है। भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं, कहाँ कहाँ कौन सा क्षेत्र शरदकालीन है? पहला ऑप्शन है उड़ीसा, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और कर्नाटक। पहले क्वेश्चन समझिए, उसके बाद फिर आंसर कीजिए। बोल रहा है भारत में शरदकालीन मतलब ठंडे के दिनों में वर्षा कहाँ पे होती है ना। ठंड के दिनों में शरदकालीन में वर्षा के क्षेत्र कौन कौन से हैं, है ना। तो दोस्तों यहाँ समझिए, अब यहाँ बात कर रहा है शरदकालीन का, ठीक है। तो भारत में जो शीत ऋतु बात करता है, अर्थात अक्टूबर नवंबर की बात हो रही है। ओके, अक्टूबर नवंबर की बात हो रही है, शीतकालीन की बात हो रही है ना। तो इस टाइम में
अक्टूबर नवंबर के टाइम में जो वर्षा होती है, ठंड के दिनों में वर्षा होती है, शीतकालीन वर्षा जो होती है वो किस कारण होती है? तो उत्तरी पूर्वी, ध्यान दीजिएगा, उत्तरी पूर्वी मानसून। ओके, उत्तरी पूर्वी मानसून से यहाँ पे क्या होती है? वर्षा होती है, जिसे कहते हैं लौटता मानसून। उससे क्या कहते हैं? लौटता मानसून कहते हैं, लौटता मानसून कहते हैं। ओके, इस मानसून को कहते हैं लौटता हुआ मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून को कहते हैं लौटता हुआ मानसून कहते हैं। ओके, और ये जो वर्षा कहाँ पे करवाती है आपका? तो तमिलनाडु के तट पे होती है। उत्तरी पूर्वी जो मानसून होती है ना, उत्तरी पूर्वी जो मानसून होती है, उत्तरी पूर्वी मानसून, ये मानसून कहाँ होती है? ये तमिलनाडु, तमिलनाडु की तट पर होती है। ओके, और इसे कहते हैं लौटता हुआ मानसून, लौटता, ओके, लौटता हुआ मानसून कहते हैं। ओके, इसे कहते हैं लौटता हुआ मानसून कहते हैं। देखिए दोस्तों, और क्या होता है? 65 से लेकर 65 से 75 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है। ओके, अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, समझिए यहाँ पे। इसके अलावा तमिलनाडु में होता है, इसके अलावा ठंड के दिन में वर्षा कहाँ होती है? पंजाब हरियाणा में होती है ना। तो पंजाब हरियाणा में जो वर्षा होती है ना, किस कारण होती है? तो वहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ, समझिए यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ क्या होती है, समझने की कोशिश कीजिएगा कि पश्चिमी विक्षोभ क्या होती है। तो वहाँ पे पंजाब हरियाणा में बात करते हैं, पंजाब में जो वर्षा होती है ना, इसके अलावा पंजाब में वर्षा जो होती है पश्चिमी विक्षोभ। ओके, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण से यहाँ पे वर्षा होती है पंजाब में। ओके, अब यहाँ समझिए पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है। पश्चिमी जो विक्षोभ होती है तो क्या होती है यहाँ पे समझिए, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर, अटलांटिक महासागर। ओके, तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में होती है ना, जहाँ से ये आर्द्रता ग्रहण करते हुए कहाँ पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। और उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा से क्या होती है? वहाँ पे गेहूं की कृषि के लिए क्या है? अत्यधिक लाभकारी होती है ना। और ये वर्षा जो होती है इंडिया में जो होती है, भारत में होती है, पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा कितने % होती है? 3% होती है। 3% जो वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से, वो होती है इंडिया में होती है पश्चिमी विक्षोभ से। अब बात करते हैं, आप अभी बात देखे थे हम लोग, उत्तरी पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून, इससे जो वर्षा होती है कितनी होती है? इससे जो वर्षा होती है 17% वर्षा होती है, 17% वर्षा। क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछता है, रिपीट करता है कि लौटता हुआ मानसून जो है ना, तमिलनाडु के क्षेत्र तट पे आती है, तो ये वर्षा कितने वर्षा करवाती है, कितना % करवाती है? तो 17% करवाती है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कौन सा वर्षा? दक्षिण पूर्व मानसून। एक होता है दक्षिण पूर्व मानसून, यहाँ देखिए दक्षिण पूर्व मानसून, दक्षिण पूर्व मानसून। तो दक्षिण पूर्व मानसून से वर्षा सबसे अधिक होती है, कितनी होती है? 80%, 80% होती है। सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो होती है दक्षिण पूर्व मानसून के कारण होती है ना, जो सबसे पहले 1 जून को केरल के तट पे आके टकराता है ना। तो ये आपका हो गया दक्षिण पूर्व मानसून। और अभी हम लोग देखें उत्तर पूर्व मानसून, और नेक्स्ट देखेंगे हम लोग हैं पश्चिमी विक्षोभ। तो ये सारे डिटेल हम जो आपको बताएंगे ज्योग्राफी क्लास में हम बताएंगे आपको, है ना। इसमें इतना डिटेल हम लोग नहीं देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, तो इसकी अगर आंसर की बात करें, है ना, आंसर की बात करें तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? पंजाब और तमिलनाडु, पंजाब और तमिलनाडु आंसर हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। ओके, तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अगर इसको आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो ज्योग्राफी का हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ पे जाइए, ज्योग्राफी क्लास चल रहा है ना, उसमें आपको फुल डिटेल में आपको समझाया जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है निम्नलिखित भारतीय मिट्टियों, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिट्टियाँ। ओके, मिट्टी बात हो रही है। निम्न भारतीय मिट्टी में से कौन बेसाल्ट लावा के
बेसाल्ट लावा के अपक्षय, यहाँ पे हो जाएगा अपक्षय, ओके, के कारण निर्मित हुआ है। हाँ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न भारतीय मिट्टियों में से कौन सा बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुआ है? पहला ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है लेटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी और रेगुर मिट्टी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो बेसाल्ट जो लावा के कारण जो निर्मित अपक्षय के कारण जो निर्मित होती है वो कौन सी मिट्टी होती है? रेगुर मिट्टी होती है। कौन सी होती है? रेगुर मिट्टी होती है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, रेगुर मिट्टी। अब यहाँ देखते हैं कि रेगुर मिट्टी जो होती है ना, इसे क्या क्या बोलते हैं? तो रेगुर मिट्टी को कहते हैं काली मिट्टी कहते हैं। यह समझिए, रेगुर मिट्टी को क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी को क्या कहेंगे? काली मिट्टी, काली मिट्टी कहते हैं, या फिर इसे कपासी मिट्टी कहते हैं, या फिर उष्णकटिबंधीय चेरनोजेम मिट्टी। ओके, देखिए इसके कितने नाम हो गए? रेगुर मिट्टी कहते हैं काली मिट्टी, कपासी मिट्टी, उष्णकटिबंधीय चेरनोजेम मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ओके, यह जो मिट्टी जो है मुख्यतः कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, है ना, किन भागों में पाए जाते हैं? तो बात करते हैं दक्कन पठार, है ना। तो दक्कन का जो पठार है उसके ऊपरी भागों में पाए जाते हैं विशेष करके। कहाँ कहाँ? देखिए, महाराष्ट्र पाया जाता है, एमपी में पाया जाता है, गुजरात और कर्नाटका, है ना, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। ओके, तो ये जो आपका दक्कन का पठार का जो ऊपरी भाग है ना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में ये मिट्टियाँ पाई जाती है। ओके, तो इसको हम लोग कवर कर लिए, है ना। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाए जाते हैं, है ना। तो ये सारे डिटेल जो आपको ना ज्योग्राफी में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। क्लास जो चल रहा है हमारा इंडियन ज्योग्राफी का, है ना, आप वहाँ पर देख सकते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी भी वहाँ कवर कराया जा रहा है ना। ओशनोग्राफी तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं फुल डिटेल में तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का बात करते हैं। तो भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है? पहला ऑप्शन आपका है पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन, उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। तो देखिए दोस्तों, जो इंडिया में सबसे सर्वाधिक पाई जाती है पतझड़ का वन, आप देख पाते होंगे पतझड़। ओके, तो पतझड़ वन अधिक पाए जाते हैं। अब देखिए पतझड़ वन किसको कहेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ऑप्शन देखिए आप कौन सा हो रहा है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। अब देखिए दोस्तों यहाँ क्या हो रहा है, आप यहाँ देखिए कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जिसे कहते हैं पतझड़ वन, भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में ही पाया जाता है। इसमें कौन कौन सा आते हैं? सागौन और साल। इसके जो महत्वपूर्ण जो वृक्ष आते हैं, कौन कौन आते हैं? सागौन और साल आते हैं। इसके अलावा बात करें हम, दूसरा सर्वाधिक जो क्षेत्र में विस्तार में पाया जाता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है। ओके, तो और ये दोनों वनों को अगर सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? मानसूनी वन कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसूनी वन, जिसे कहते हैं मानसून फॉरेस्ट कहा जाता है। ओके, तो देखिए पहला फर्स्ट में पाया जाता है आपका कौन सा? ये रहा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। और सेकेंड में जो पाया जाता है आपका, दूसरा जो पाया जाता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ओके, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट बात करते हैं, पहला ऑप्शन है वर्षा ऋतु, रबी, खरीफ और शीत ऋतु। देखिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि भारत में
निम्न में से वह कौन सा फसल चक्र है जो जून जुलाई में प्रारंभ होता है और जिसमें धान, ज्वार और बाजरा आदि मुख्य फसलें उगाई जाती हैं? पहला ऑप्शन है वर्षा ऋतु, रबी, खरीफ और शीत ऋतु। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोल रहा है, वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली जो फसलें हैं, है ना, खरीफ फसल कहते हैं। ठीक है, वर्षा ऋतु में जो उगाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? खरीफ कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं? खरीफ। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, खरीफ हो जाएगा, है ना। अब यहाँ समझिए, खरीफ बात हो गया। ये जो जून जुलाई में क्या होता है? लगाया जाता है। जून जुलाई की बात करें, जून जुलाई में क्या होता है? ये लगाया जाता है ना। और सितंबर अक्टूबर के बीच में, सितंबर और अक्टूबर इसके बीच में क्या होता है? इसको काट लिया जाता है, इसको कटाई कर दिया जाता है ना। तो इसमें क्या आएगा आपका? चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, जूट, मूंगफली, कपास, पटसन, तंबाकू, मूंग, ये आदि सारे आएंगे। ओके, तो ये जो फसल किस में आएगा आपका? खरीफ फसल में आएगा। ओके, खरीफ फसल वही होगा कि जून जुलाई में प्रारंभ होता है ना, और ये क्या होता है फिर सितंबर अक्टूबर तक ये काट लिया जाता है ना। तो वर्षा ऋतु में जो उगाए जाने वाली जो फसल होती है ना, उससे क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि भारत के लेटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे सत्य की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। ओके, पहला ऑप्शन है वे साधारण, क्या होता है? वे साधारणतः लाल रंग की होती है। साधारणतः क्या होती है? लाल रंग की होती है। वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती है। इन मिट्टियों, यहाँ पे वीडियो हो गया, मिट्टी हो गया यहाँ पे। ओके, इन मिट्टियों में टैपिंग हो गया, गलत हो गया है यहाँ पे, कैसे बोलना? टैपियोका। ओके, और काजू की अच्छी उपज होती है। डी ऑप्शन है, ए और सी दोनों। ओके, तो देखिए दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन पूछा है कि लेटेराइट मिट्टी के बारे में सत्य बताना है ना। तो लेटेराइट मिट्टी जो होती है ना, तो लेटेराइट मिट्टी जो होती है ये क्या होता है? ये लाल रंग की होती है। ओके, क्या होती है? लाल रंग की होती है। तो लाल रंग जो होती है लेटेराइट मिट्टी की होती है लौह ऑक्साइड की उपस्थिति कारण, लौह ऑक्साइड की मात्रा के कारण से ये लेटेराइट मिट्टी क्या होती है? लाल रंग की होती है। और यह मिट्टी में क्या पाता है? लौह और एल्युमिनियम की मात्रा पाई जाती है ना। जबकि इसमें बात करें हम नाइट्रोजन, पोटास और चूना, है ना, और जैविक पदार्थ ह्यूमस की बात करें तो इसमें क्या कमी होती है ना। नाइट्रोजन, पोटास, चूना, ये सारे इसमें कमी होती है। और ये मिट्टी जो होती है काजू के लिए, है ना, काजू लिए क्या होता है? अच्छे उत्पादन के लिए अच्छी बनाती है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, आपका ये आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, आंसर क्या हो जाएगा? सी में मतलब एक काजू के लिए और साधारणतः लाल होती है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ओके, इसका आंसर डी हो जाएगा, मतलब ये तीनों होंगे, है ना। देखिए, ये लाल होता है, सही है, और ये टाइपिका और काजू के लिए उपजाऊ होता है, ये भी होता है, मतलब ए और सी दोनों होगा। ओके, इसलिए इसका आंसर होगा डी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते रहते हैं, है ना। तो उष्णकटिबंधीय जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, कब आते हैं? अक्टूबर नवंबर, मई जून, जनवरी फरवरी, मार्च अप्रैल, ये कब आते हैं? तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, कॉमन सी बातें यहाँ समझिए, है ना, कि बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात आते हैं, कौन से चक्रवात? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ये मैक्सिमम जो आते हैं ना, कब आते हैं? आपके ठंड के दिनों में। कब आते हैं? ठंड के दिनों में। तो यहाँ पे आप गैस कर सकते हैं, तो क्या होगा ठंड के दिन में? अक्टूबर नवंबर में। तो अक्टूबर नवंबर में यहाँ पे चक्रवात आते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा, है ना। यहाँ देखिए दोस्तों, क्या है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच उत्पन्न होने वाले चक्रवात हैं।
समझिए यहाँ पे, कर्क रेखा और मकर रेखा, ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में उत्पन्न होने वाला एक चक्रवात है ना। और भारत में जो प्रायः जो लौटते हुए मानसून जो है ना, लौटता हुआ जो मानसून के कारण, ठीक है, अक्टूबर नवंबर के महीने के टाइम ही होता है ना। बात करें बंगाल खाड़ी में उत्पन्न होता है ना। और इस चक्रवात के कारण क्या होता है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये जो 3 राज्य मुख्यतः ये प्रभावित हमेशा रहते हैं, है ना, ठंड के दिनों में। ओके, तो लौटता हुआ जो मानसून है, लौटता जो मानसून है इनके कारण से होती हैं। ओके, जिसे कहते हैं उत्तर पूर्व मानसून कहते हैं। ओके, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने सूक्ष्म कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? कितने क्षेत्र हैं? तो देखिए 123 ऑप्शन है, 126, 127 और 122। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात किया है किसका, कृषि मंत्रालय का। ओके, तो कृषि मौसम विभाग के अनुसार भारत में जो टोटल कुल 127 सूक्ष्म कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, कितने हैं? 127, है ना। तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? 127 हो जाएगा। ओके, आंसर सी हो जाएगा। जबकि देखिए दोस्तों, जबकि बात क्या हो रहा है, जबकि मुख्य वृहद क्षेत्र कृषि क्षेत्र तो 15 हो जाएगा, ठीक है। जबकि मुख्य 15 वृहद, मुख्य जबकि वृहद 15 बोलेगा, है ना। सूक्ष्म में कितना हो गया? 127। सूक्ष्म में कितना हो गया? 127। जबकि वृहद की बात करें तो वृहद में कितना? 15। जबकि मुख्य 15 वृहद कृषि जलवायु प्रदेश हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त होता है? चाय बागानों के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है ना। ऑप्शन है अम्लीय, क्षारीय, जलोढ़, रेगुर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्या है कि चाय के लिए, तो चाय के लिए जो सबसे उपयुक्त क्या होता है ना, क्या होता है? उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय पौधा होता है। चाय जो क्या होता है? उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय पौधा होता है ना। तो इसके उत्पादन के लिए कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस क्या चाहिए? इसको टेम्परेचर चाहिए, तापमान चाहिए। ओके, और वार्षिक इसका जो वर्षा चाहिए, कम से कम 200 से लेकर 250 सेंटीमीटर क्या इसको वार्षिक वर्षा चाहिए। ओके, और इसकी कृषि के लिए, है ना, कैसा होना चाहिए? अम्लीय मिट्टी चाहिए। कैसे चाहिए? अम्लीय एवं उर्वर मिट्टी चाहिए। ओके, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? अम्लीय वर्षा हो जाएगी। अम्लीय मिट्टी चाहिए इनको, है ना। और टेम्परेचर की बात करें तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। और वर्षा की बात करें तो 200 से लेकर 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा चाहिए। वार्षिक वर्षा की बात हो रही है। ओके, और जो मिट्टी हुई कैसे चाहिए, है ना, इसलिए जो कैसी मिट्टी चाहिए? गहरी, सुप्रवाहित, अम्लीय व उर्वर मिट्टी चाहिए, है ना, जिसमें क्या होना चाहिए? फास्फोरस, पोटास, ह्यूमस की मात्रा क्या होनी चाहिए? पर्याप्त होनी चाहिए। ओके, और देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो दार्जिलिंग है ना, दार्जिलिंग और नीलगिरी की पहाड़ियाँ होती है, एक चाय के बागानों के लिए क्या है? सुप्रसिद्ध है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, निम्न में से किसे जंगल का आग कहा जाता है ना। जंगल की आग किसे कहा जाता है ना। तो पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पे, है ना। तो देखिए, जंगल का आग जो कहा जाता है, यहाँ समझिए, तो जंगल की आग की बात करें तो इसे कहते हैं पलाश का फूल। समझिएगा यहाँ पे, पलाश का फूल। तो पलाश का जो फूल है उसे जंगल की आग कहते हैं। पलाश का जो फूल है, जैसे झारखंड का ये राजकीय पुष्प है, और ये उत्तर प्रदेश का भी राजकीय पुष्प है। जो पलाश का फूल है वो राजकीय पुष्प है। ये जो नाम दिए हुए हैं, 4 जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ये क्या है? साइंटिफिक नेम दिए हुए हैं। ओके, तो बात करें जो पलाश है ना, तो पलाश का जो साइंटिफिक नेम है क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा ये पलाश का है। ओके, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। जंगल के आग कहा जाता है पलाश के फूल को। ओके, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट।
ओके। और ये जो पलास का जो फूल होता है, पलास का जो वृक्ष होता है लाल रंग के आकर्षक फूलों के कारण, आकर्षक फूलों के कारण लाल रंग का होता है, इसलिए इसे कहते हैं जंगल की आग। ओके। और बात करें ये राजकीय पुष्प, तो ये झारखंड का राजकीय पुष्प है और ये यूपी का भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन बोल रहा है राल प्राप्त होती है, राल बोले तो रेजिन, रेजिन जो प्राप्त होती है किससे होती है? चीड़ के वृक्ष से, देवदार के वृक्ष से, बुरांस के वृक्ष से, शीशम के वृक्ष से। 4 ऑप्शन के पास दिए हुए हैं। ओके। तो आपका जो रेजिन जो प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है? चीड़ के वृक्ष से होता है, चीड़ के वृक्ष से रेजिन प्राप्त होता है, इसलिए इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके। ठीक है दोस्तों, ये जो चीड़ का जो पेड़ है, चीड़ का जो वृक्ष है ना, गोंद के समान होता है। जो रेजिन प्राप्त होता है ना, वो गोंद के समान हाइड्रोकार्बन युक्त द्रव होता है, लिक्विड होता है ना, जो वृक्षों की छाल और लकड़ी से प्राप्त होता है, वृक्षों के छाल और लकड़ी से। तो चीड़ के जो वृक्ष है इससे प्राप्त होती है, चीड़ का जो वृक्ष है ना इससे प्राप्त होती है, कौन सा होता है? रेजिन प्राप्त होती है, रेजिन। ओके। और इसका अगर प्रयोग की बात करें है ना, जो चीड़ का वृक्ष है इसका प्रयोग की बात करें है ना, इसका प्रयोग की बात करें तो गोंद बनाने में, गोंद, लकड़ी की रोगन और तारपीन का तेल, सुगंध और अगरबत्ती बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ओके। तो ये देख लिया हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 बोल रहा है भारत का सबसे शुष्क भाग है, ठीक है, सबसे शुष्क, जैसलमेर राजस्थान, लद्दाख जम्मू कश्मीर, कच्छ गुजरात, जबलपुर मध्य प्रदेश। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, आंसर देने की कोशिश करें। तो देखिए दोस्तों, सबसे शुष्क जो भाग है तो जैसलमेर का राजस्थान। ओके। भारत में पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान का जैसलमेर की बात करें, जैसलमेर। ओके। तो जैसलमेर में की बात करें तो जहाँ पे वर्षा जो 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, 10 सेंटीमीटर से भी वर्षा क्या होती है वहाँ पे? कम होती है। अरावली, जो अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भाग में स्थित है ना, पश्चिम भाग में स्थित यह वृष्टि छाया प्रदेश है, वृष्टि छाया प्रदेश है जहाँ पे मानसूनी हवाएं नहीं पहुँच पाती है ना। तो ये क्या होता है? शुष्क क्षेत्र है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बता रहा है कि तटीय क्षेत्र के निकट के कारण रात के समय भूमि पर तापमान कम होता है, किस कारण से कम होता है ना? स्थल समीर, समुद्र समीर, तटों पर कम आबादी, स्थलीय समीर तथा समुद्री समीर दोनों। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, स्थलीय समीर रात में उत्पन्न होता है। स्थलीय समीर जो होता है वो क्या होता है? रात में उत्पन्न होता है। रात में जल के अपेक्षा स्थल क्या होता है? बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है ना। रात के समय में जो जल के अपेक्षा, जल के कंपेयर में जो स्थल होता है ना वो ज़्यादा क्या होता है? ठंडा हो जाता है, जिस कारण से क्या होता है? समुद्र पर निम्न दाब बनता है और धरातल पे जो होता है, जो स्थल पे धरातल पे क्या होता है? उच्च दाब बन जाता है, जिसके कारण हवाएं जो होती है स्थल से कहाँ आती है? समुद्र की ओर चलने लगती है। इसलिए तटीय क्षेत्रों के निकट में स्थलीय समीर के कारण क्या होता है? तापमान कम हो जाता है। ओके। तो इसके करेक्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा? स्थलीय समीर। आंसर क्या हो जाएगा? स्थलीय समीर हो जाएगा। ओके। समझने में कोई कन्फ्यूज़न नहीं? ओके। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में आपके लिए। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? ओके। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पहला ऑप्शन है मेघालय, राजस्थान, उत्तराखंड, केरल। आपके पास 4 ऑप्शन है, आंसर देने की कोशिश करें। और दोस्तों देखिए, आपको तो इसका जो आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मेघालय होगा, है ना। तो भारत में सर्वाधिक पूर्वोत्तर में स्थित मेघालय राज्य
कहाँ पे? मेघालय में कहाँ पे? मासिन राम यहाँ पे वर्षा अधिक होती है ना। तो यहाँ पे वार्षिक वर्षा जो होती है कितना होती है? 11,872 मिलीमीटर। ओके, तो मेघालय में पूर्वी खासी जिले में स्थित है, पूर्वी खासी है ना, मेघालय के पूर्वी खासी में जिले में स्थित है, जगह का नाम है मासिनराम। यहाँ पे जो वर्षा होती है सर्वाधिक क्या होती है? 11,872 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। ओके, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय। अब दोस्तों आपको यहाँ पे ऊपर में आपको मिल जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 18। पौधों में सबसे अधिक जल किस मिट्टी से प्राप्त होती है? पौधों में सबसे अधिक जल किस मिट्टी से प्राप्त होती है? चिकनी मिट्टी, पांसु मिट्टी, बलुई मिट्टी और लोयम। 4 ऑप्शन पास दिए हुए हैं, है ना। तो पौधों में सबसे अधिक जल किस मिट्टी में प्राप्त होती है? किस मिट्टी से प्राप्त होती है? तो चिकनी मिट्टी से होती है। ओके, किससे होती है? चिकनी मिट्टी से आंसर कर जाएगा ए, चिकनी मिट्टी। चिकनी जो मिट्टी होती है, क्योंकि ये चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता क्या होती है? सबसे अधिक होती है। जल सोखने का, जल धारण की क्षमता किस में होती है? चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक होती है, इसलिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देश में निम्नलिखित मिट्टियों, यहाँ पे मिट्टी हो जाएगा, कोई मिट्टी है, किसे स्वतः जुताई की मिट्टी कहा जाता है? स्वतः जुताई की मिट्टी किसे कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और कपासी काली मिट्टी, है ना। तो देखिए दोस्तों, स्वतः जुताई, अपने आप जुताई वाली मिट्टी किसे कहा जाता है? यहाँ समझिए, काली मिट्टी क्या होता है? काली मिट्टी में तीव्र जल धारण की क्षमता होती है। काली मिट्टी क्या होता है? सबसे अधिक क्या होता है? जल धारण की होती है ना। और यह भीगने पर क्या होता है? ठोस एवं चिपचिपा हो जाता है। आप देखे होंगे कि जब काली मिट्टी क्या होता है, जब भीगने बाद क्या होता है? ठोस और चिपचिपा हो जाता है, और सूखने बाद क्या होता है? इसमें दरार आ जाती है। जब सूखती मिट्टी ना, इसमें दरार आती है इस तरीके से, है ना। तो देखिए, काली मिट्टी में क्या होता है? सबसे अधिक क्या होता है? वो उगाया जाता है कपास जो होता है उगाया जाता है काली मिट्टी में। तो इसलिए काली मिट्टी को क्या कहते हैं? कपासी मिट्टी कहते हैं, कपास की काली मिट्टी। ओके, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? स्वतः जुताई की मिट्टी कहते हैं, कपास की काली मिट्टी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, है ना। अब क्या होता है कि दरार होने के से क्या होता है? इसे जुताई की आवश्यकता नहीं रह जाती है। दरार होने के कारण से ऑटोमेटिक फट जाती है, दरार पड़ जाती है। इसलिए काली मिट्टी को कहते हैं स्वतः जुताई मिट्टी कहते हैं, है ना। ओके, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में सत्य है? बात कर रहा है, सत्य की बात कर रहा है। सही कौन सा है ना, सत्य की बात हो रहा है। ओके, यह वन शीत और शुष्क प्रदेशों में पाए जाते हैं। शीत और शुष्क प्रदेशों में पाया जाता है। ऑप्शन बी है, इन वन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ओके, ए वन विरल होते हैं। ए वन क्या होते हैं? विरल होते हैं। और डी ऑप्शन है, उपयोग में से कोई नहीं, है ना। तो देखिए दोस्तों, ये जो वन जो होता है ना, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होती हैं, वो क्या होती है? इन क्षेत्रों में क्या होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ओके, तो इस तरह से बात करें तो आंसर इसका देख रहे हैं, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, यहाँ पे जो वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से क्या होती है? अधिक होती है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में होती है ना। अब यहाँ बात कर रहे हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो यह क्या होते हैं? आर्द्र और उष्ण प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहाँ पे इसका वार्षिक वर्षा जो होती है 200 सेंटीमीटर से क्या होती है? अधिक होती है। और बात करें इसकी औसतन वार्षिक तापमान टेम्परेचर की बात करें तो इसका टेम्परेचर कितने होते हैं? 22 डिग्री सेल्सियस होती है इसकी। ओके, और इन क्षेत्रों में पाए जाने जो प्रजातियां हैं, पेड़ पौधे हैं, कौन कौन से हैं? रोजवुड, मोहोगनी, एनी, एबोनी और मैपल। ये सारी जो हैं
पाए जाते हैं कहाँ पे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आज हम लोग टॉप 20 जो क्वेश्चन हैं, टॉप 20 क्वेश्चन हम लोग कवर किए। ओके, तो आज के बस इतने करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो आज के बस हम लोग इतने करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो साथ में दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सीरियस एस्पायरेंट्स हैं, तो इसके साथ में हमारा चल रहा है झारखंड जीके। तो झारखंड जीके को भी आप कर सकते हैं। झारखंड जीके के में जो चैप्टर दूसरा जो है झारखंड का प्रतीक, ये चल रहा है। इससे पहले झारखंड का परिचय हमने करा रखा है। ये सेकेंड चैप्टर है झारखंड का प्रतीक, ये भी हमारा चल रहा है। ओके, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो आज के बस इतना है, अब हमें विदा दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।